नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और इंडोनेशियाई विदेश मंत्री सुगी ओनो आज भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की करेंगे सह अध्यक्षता। व्यापार, रक्षा और समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। पश्चिम बंगाल में मदरसों का राज्य भर में सर्वे शुरू। शुभेंदु सरकार ने 5 जुलाई तक सभी जिला अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपने के दिए निर्देश। सीबीआई ने 661 करोड़ रुपए के सरकारी फंड घोटाले मामले में 6 जगह की छापेमारी। छापे चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर में मारे गए। कई आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस मिले। पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच फिर बढ़ा तनाव। युद्ध शुरू होने के बाद आज 100वें दिन अमेरिका ने हुर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के 2 ड्रोन गिराने का किया दावा। फ्रेंच ओपन को मिलेगा नया चैंपियन। पुरुष एकल में अलेक्जेंडर ज़ेवरेव और फ्लावियो कोबोली के बीच आज होगी खिताबी भिड़ंत। और अब समाचार विस्तार से। भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देने के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगी ओनो के बीच आज वार्ता होगी। दोनों नेता आज नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। दोनों देशों के बीच रक्षा, समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग मजबूत करने पर गहन मंथन होगा। इस बैठक में जनवरी 2025 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो की भारत यात्रा के दौरान बनी सहमतियों और द्विपक्षीय समझौतों की समीक्षा की जाएगी। भारत इंडोनेशिया के बीच संयुक्त आयोग की स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी। ये दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के स्तर पर संबंधों को दिशा देने वाला सबसे बड़ा मंच है। ये बैठक इसलिए भी खास है क्योंकि 2018 में दोनों देशों ने अपने रिश्तों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर पहुंचाया था। सामरिक हलकों में इस यात्रा को लेकर इसलिए भी उत्सुकता है क्योंकि हाल के महीनों में भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की संभावित खरीद को लेकर बातचीत तेज हुई है। हालांकि अभी तक किसी अंतिम अनुबंध पर आधिकारिक मोहर नहीं लगी है, लेकिन इस दौरे में रक्षा, तकनीकी सहयोग और आतंकरोधी अभियान और समुद्री गश्त जैसे मुद्दों पर बड़ा फैसला हो सकता है। सुगी ओनो की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब इंडोनेशिया वैश्विक दक्षिण और ब्रिक्स मंचों पर अपनी भूमिका का विस्तार कर रहा है। पिछले महीने भी सुगी ओनो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के सिलसिले में भारत आए थे। To New Delhi for the 8th India-Indonesia Joint Commission meeting. We had an opportunity to meet just last month on the sidelines of the BRICS Foreign Ministers meeting, and I really appreciate your taking time out to visit India again. Our joint commission is happening after 4 years, and I think it's important to recognize that in those 4 years, actually we made good progress in our bilateral relations. We celebrated the 75 years of establishment of our bilateral ties in 2025. We had the honor to welcome President Prabowo on a state visit and as chief guest for India's 76th Republic Day last year. When I had called on His Excellency during that visit, I very much value the guidance provided by him on further developing our multifaceted bilateral ties. There were very fruitful discussions between Prime Minister Modi and President Prabowo during the visit, and that has certainly imparted fresh momentum to our comprehensive strategic partnership. Today, I look forward to extensive discussions with you, covering the full spectrum of our bilateral cooperation from political to defense and security, maritime, trade and investments, health and pharmaceuticals, food security, as well as tourism, education and cultural cooperation.
I have with me colleagues, senior colleagues from various departments who have each one of them monitored their particular vertical. So I look forward to proceeding on the agreed agenda, and I would request you for your opening remarks. Thank you very much, Your Excellency, Dr. Subramaniam Jaishankar, distinguished delegates, ladies and gentlemen, namaskar. Thank you, Excellency, for receiving us and for the warm hospitality. I understand it's a Sunday, beautiful Sunday actually, and this shows how we put great importance to our bilateral relations, especially facing the upcoming visit of Prime Minister Modi to Jakarta. And for that, I hope this meeting will be a fruitful one that will deliver a lot of outcomes and also preparation in order to receive His Excellency Prime Minister Modi in Jakarta. And I thank you for the warm hospitality extended to me and my delegation for this Joint Commission meeting. And yes, indeed, a couple of weeks ago, I was here in New Delhi, as I told you. I will always try to find excuse to visit again. So, despite of the timing, I hope that this visit will put the closeness and the deeper relations between both of our countries. And I think it is also a timely and important meeting to allow us to review on the progress of our cooperation since the last JCM we held in 2022 to address outstanding subjects that both to our common interests and follow up the result of the leaders' meeting during President Prabowo visit to India, and of course to chart the way forward to translate this partnership into more concrete outcomes. And of course, after my last visit, I've already conveyed the messages either from you or from Prime Minister Modi to my President, and I hope in this meeting we can also discuss the subjects that we talked about. Thank you very much again, Excellency. तो भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर विदेश मंत्री एस जयशंकर अपना वक्तव्य दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इंडिया के जो विदेश मंत्री हैं और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि सुज्ञानो का जो भारत का दौरा है ये कहीं ना कहीं हम दोनों देशों के जो रिश्ते हैं इसमें मजबूती आएगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 4 साल में जो हमारे द्विपक्षीय संबंधों में अच्छी प्रगति हुई है उसमें भी और प्रगति होगी। और साथ ही 76वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो इसके मेहमान थे। और विदेश मंत्री सुगियानो की बात करें तो उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि इस दौरे से दोनों देशों के जो संबंध है उसमें और ज्यादा गहराई आएगी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि संयुक्त आयोग की बैठक में जो आपसी सहयोग हुआ है उसमें भी समीक्षा की जाएगी और साथ ही बैठक के बाद जो दोनों देशों के जो रिश्ते हैं और उसके भी कहीं ना कहीं ठोस नतीजे सामने आने की उम्मीद है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने मदरसों के कामकाज, उनके बुनियादी ढांचे
के और उनकी कानूनी स्थिति के बारे में व्यापक जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यव्यापी सर्वेक्षण शुरू किया है। सभी जिला अधिकारियों को इस संबंध में 5 जुलाई तक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। सर्वेक्षण से सरकार को ये सत्यापित करने में भी मदद मिलेगी कि सभी मदरसे मौजूदा नियमों के अनुसार चल रहे हैं या नहीं, और ये भी है कि उनके पास आवश्यक दस्तावेज मौजूद हैं या नहीं। पश्चिम बंगाल में भाजपा के राज्य में सत्ता में आने के 1 महीने के बाद सामने आया है। पार्टी ने 15 वर्षों तक राज्य पर शासन करने वाली तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया था। अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग ने 5 जून को एक अधिसूचना जारी की, जिसके अनुसार जिला प्रशासनों को मदरसों के स्थान, उनकी स्थापना का वर्ष, पंजीकरण विवरण, वैध दस्तावेजों की उपलब्धता और विद्यार्थियों, शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की संख्या के बारे में डेटा एकत्रित करने के लिए कहा गया है। रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट करना होगा कि संस्थान आवासीय हैं, सहायता प्राप्त निजी संस्थान हैं या गैर सहायता हैं। रिपोर्ट में मदरसों में पढ़ाए जा रहे पाठ्यक्रमों का विवरण भी देना होगा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य मदरसा शिक्षा क्षेत्र में भविष्य की योजना बनाने में सहायता के लिए एक डेटाबेस तैयार करना है। प्रशासन के सूत्रों ने यह भी संकेत दिया कि समीक्षा के दौरान पाई गई किसी भी अनियमितता या अनधिकृत गतिविधि की अलग से जांच की जाएगी। हालांकि मदरसों द्वारा अपनाए जा रहे मौजूदा शैक्षणिक ढांचे या पाठ्यक्रम में बदलाव का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद से राज्य सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में शुरू की गई कई नीतिगत पहलों के बीच ये कदम उठाया गया। भाजपा सरकार ने हाल में राज्य में अन्य शिक्षण संस्थानों के साथ साथ मदरसों में भी सुबह की प्रार्थना के दौरान वंदे मातरम का गायन अनिवार्य कर दिया है। और पश्चिम बंगाल सरकार ने 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान कथित तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं की जांच के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ गठित करने का फैसला किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस को 2019 के CAA विरोध प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान से संबंधित सभी शिकायतों की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। CAA दिसंबर 2019 में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ चुके हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देना है। और CAA के लागू होने के बाद पश्चिम बंगाल समेत देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। पश्चिम बंगाल में हुए प्रदर्शनों के दौरान कुछ इलाकों में कथित तौर पर हिंसा हुई थी और तोड़फोड़, आगजनी व रेलवे की संपत्ति पर हमलों की घटनाएं सामने आई थीं। रेलवे से इस जांच में सहयोग के लिए जाने की उम्मीद भी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज वे रांची में राज्य भर से आए सभी जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारियों, प्रदेश प्रवक्ताओं, सोशल मीडिया सेल पदाधिकारियों और विभिन्न मंच मोर्चा के अध्यक्षों के साथ एक संयुक्त बैठक करेंगे। इससे पहले कल वे रांची पहुंचे थे। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। हजारों कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक तरीके से नितिन नवीन का अभिनंदन किया। नितिन नवीन ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके अलावा भारत रत्न स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर और स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया गया। कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी गठबंधन की बैठक कल होने वाली है। डीएमके इस बैठक से पहले ही अलग हो चुकी है। डीएमके के बैठक में शामिल न होने की घोषणा के बाद विपक्षी गठबंधन में नए मतभेद सामने आए हैं। CPI-M और झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी JMM ने कांग्रेस नेतृत्व के काम करने के तरीके पर अपनी नाराजगी जताई है। JMM कांग्रेस से इसलिए नाराज है क्योंकि उसने झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों में से एक के लिए उम्मीदवार की घोषणा कथित तौर पर बिना सहयोगी दलों से चर्चा कर दी थी। वहीं CPI-M ने हाल ही में हुए केरलम में विधानसभा चुनावों के दौरान राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेताओं द्वारा केरलम के पूर्व मुख्यमंत्री पिनारई विजयन पर किए गए हमलों को लेकर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। CPI-M के महासचिव MA बेबी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस मुद्दे पर एक कड़ा पत्र लिखा है। इतना ही नहीं, एक असामान्य कदम उठाते हुए CPI-M ने इस पत्र की प्रति इंडी गठबंधन के सभी सहयोगी दलों को भी भेज दी है।
You see, we have raised certain issues through a letter. Now, this has been sent to Kharge ji, AICC President. We have marked that to other constituents of the India bloc, parties. Now, this, since it has been reported in the papers, I can respond that we want a very broad arrangement of political parties to fight BJP. BJP has a Lok Sabha seat because of the decline of the votes of Congress and youth. Where is India Alliance? It has no mission, no vision, only confusion, and every day new set of division is coming up. First, DMK has ditched India Alliance and Congress because Congress had given dhokha to DMK. Then Sharad Pawar ji, NCP is not going. Then JMM is having fight with Congress over Rajya Sabha seat. And now left has written to Kharge ji saying that explain the comments made by Rahul Gandhi against our leaders. So it shows that they are not together. They are fighting each other. In the last election also, where was India Alliance? In Bengal or in Kerala? And Congress party has used and thrown all these regional parties. Therefore, they are upset with Congress and they are showing Congress a mirror. India Alliance is only on paper. It is in imagination, not in reality. और सीबीआई ने हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन के विभागों से सरकारी धन की हेराफेरी से जुड़े कथित 661 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापे मारे। सीबीआई के एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस बैंक में जमा धनराशि के कथित दुरुपयोग की जारी जांच के तहत हरियाणा कैडर के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और नोएडा स्थित विपम कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक से जुड़े परिसरों पर छापे मारे गए। सीबीआई के अनुसार इस धोखाधड़ी से हरियाणा सरकार के 8 विभाग और चंडीगढ़ के 2 विभाग, चंडीगढ़ नगर निगम और चंडीगढ़ नवीकरणीय ऊर्जा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन सोसाइटी क्रेस्ट प्रभावित हुए। जांच के दौरान ऐसे सबूत सामने आए जिनसे पता चलता है कि सरकारी कर्मचारियों ने बैंक अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके खाते खुलवाए और धन हस्तांतरण किया और फिर उसका इस्तेमाल दूसरे कामों में किया। सीबीआई ने आरोप लगाया कि सरकारी कर्मचारियों ने लेन देन को सुगम बनाने और अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई न करने के बदले अनुचित लाभ प्राप्त किए। जांच एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि विपम कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खाते में अपराध से प्राप्त धनराशि जमा हुई, जिसे बाद में उसके निदेशक के निजी खाते में स्थानांतरित कर दिया गया। सीबीआई ने कहा कि छापे के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, संपत्ति संबंधी दस्तावेज और अन्य संबंधित सामग्री भी जब्त की गई है। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अरे ऋषि, आज स्कूल नहीं गए? 3 महीने से फीस नहीं भर पाई तो निकाल दिया स्कूल ने। कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने न टूट जाएं। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए आगे बढ़ते हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच अमेरिकी सेना ने बड़ा दावा किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार अमेरिकी सेना ने हुर्मुज स्ट्रेट में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात के लिए खतरा बने ईरान के 2 वन वे अटैक ड्रोन को मार गिराया है। सेंट्रल कमांड के अनुसार ईरान ने हुर्मुज स्ट्रेट में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाकर ड्रोन लॉन्च किए, लेकिन अमेरिकी सेना ने उन्हें टकराने से पहले ही रोककर नष्ट कर दिया। बता दें कि एक दिन पहले ही ईरान ने इस रणनीतिक जलमार्ग और खाड़ी के पड़ोसी देश कुवैत और बहरीन पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पोस्ट में बताया कि अमेरिकी सेना ईरानी आक्रामकता का मुकाबला करने और बचाव जारी रखने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस घटना से क्षेत्र में तनाव काफी बढ़ गया है। वैश्विक समुद्री मार्गों और ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं।
और ओहियो के टोलेडो शहर में शनिवार दोपहर को एक सामुदायिक स्ट्रीट फेस्टिवल के पास हुई गोलीबारी में कई लोग घायल हो गए। पुलिस वर्तमान में संदिग्धों की तलाश कर रही है और घटना की परिस्थितियों की जांच कर रही है। टोलेडो पुलिस विभाग के अनुसार शाम लगभग 5:30 बजे ओल्ड वेस्ट एंड फेस्टिवल के पास एक व्यक्ति को गोली लगने की सूचना मिली। मौके पर पहुंचने पर अधिकारियों ने पाया कि कई लोग घायल हुए। तत्काल सहायता प्रदान करते हुए घायलों को पास के अस्पतालों में पहुंचाया गया। पुलिस ने अभी तक घायलों की कुल संख्या या उनकी स्थिति के बारे में विस्तृत विवरण साझा नहीं किया है। विभाग ने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि गोलीबारी के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। फ्रेंच ओपन के फाइनल में आज जर्मनी के दूसरी वरीयता प्राप्त अलेक्जेंडर ज़वेरेव का सामना इटली के 14वीं वरीयता प्राप्त फ्लावियो कोबोली से होगा। प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में ज़वेरेव ने चेक गणराज्य के याकूब मेंसिक को हराकर खिताबी दौर में जगह बनाई। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में मैथियो अर्नाल्डी के बीमार होने के बाद वॉकओवर लेने की वजह से फ्लावियो कोबोली फाइनल में पहुंचने में कामयाब रहे। और 3 जून को मनाए गए विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर आज दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया, अभिनेता विक्रांत मैसी, बॉक्सर नुपुर श्योराण सहित फिटनेस से जुड़े कई दिग्गज मौजूद रहे। लगभग 1.5 साल पहले शुरू हुई संडेज ऑन साइकिल के इस संस्करण का आयोजन देश भर में करीब 10,000 स्थानों पर किया गया, जहां लाखों लोगों ने साइकिल चलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया के संदेश को आगे बढ़ाया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने संडेज ऑन साइकिल मुहिम की सफलता को लेकर अपनी खुशी व्यक्त की। पहली बार संडे ऑन साइकिल का प्रारंभ हुआ था तब 40 स्थान पर संडे ऑन साइकिल हुई थी। आज देश में 10,000 स्थान पर संडे ऑन साइकिल हुई। साइकिलिंग करने से आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। साइकिलिंग करने से आप मेंटली फिट रहते हैं। साइकिलिंग से फ्यूल का बचत होता है। देखो, ऐसी चीज़ है जो करने से प्लेनेट शुद्ध रहती है, और ये ऐसी चीज़ है जो वर्तमान में ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है, उसका भी समाधान है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित संडेज ऑन साइकिल में हिस्सा लेने पहुंचे अभिनेता विक्रांत मैसी ने हमारे संवाददाता से बात कर फिटनेस को प्रमोट करने वाली इस मुहिम को जमकर सराहना की। संडे ऑन साइकिल में पार्टिसिपेट करके आपको कैसा लगा? इट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव। आई थिंक देखिए, हम सब जानते हैं कि हेल्थ इज़ द रियल वेल्थ, और जो ऑनरेबल हमारे यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, वो खुद पर्सनली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पिछले 1.5 साल से वो लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं इस इनिशिएटिव में। आज हमारे पास 15,000 लोग यहाँ पे आज जुड़े हुए हैं। सो इट्स अ साइन दैट ये जो एक एक्टिविटी नहीं है, अब ये मूवमेंट बन गया है। एंड बस ये कहूँगा कि जो हमारे देश के सिर्फ यूथ को ही नहीं, जितने भी लोग हैं वो पार्टिसिपेट करें, आएँ। अच्छा भी लगेगा, आपकी सेहत ठीक रहेगी तो मेंटल हेल्थ भी ठीक रहेगी। So yes, I really wish the government of India all the very best with this. आज पूरे देश में एक स्पोर्ट्स का माहौल है, फिटनेस को लेकर बात की जा रही है। पीएम हो चाहे खेल मंत्री हो, आप जैसे अभिनेता भी इस बड़े मंच पर आकर संदेश दे रहे हैं। जो ये बड़ी मुहिम है जो कि भारत को फिट रखने के लिए जो है जारी की गई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मंत्री जी कहते हैं कि विकसित अगर बनना है तो उसके लिए हमें फिट रहना पड़ेगा, और ये कॉमन सेंस की बात है। कोई भी समाज, कोई भी देश अगर वो वाकई विकसित और आत्मनिर्भर बनना चाहता है तो उसके लिए हमें फिट रहना पड़ेगा। जब वो फिट ही नहीं रहेंगे तो देश कैसे चलेगा? अगर दवाइयों के सहारे रहेंगे और अगर बिस्तर से जुड़े रहेंगे तो कैसे चलेगा? तो पहले फिट रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, फिर देश को आगे लेके चलें। विक्रांत, आप युवाओं को एक युवा आइकन है। आप 12वीं फेल जो मूवी है उसके बाद लोगों ने जो नई जनरेशन है वो आपको एक आइकन के रूप में देख रही है। आपका क्या संदेश होगा युवाओं को फिटनेस के लिए? बस यही कहूँगा कि फिट रहें, फिट रहेंगे तो हिट रहेंगे। किसी भी तरह से एक्टिविटी करते रहें। अगर आप
समय निकाल के मान लीजिए जिम नहीं जा पा रहे हैं या योग नहीं कर पा रहे हैं, वॉक कर लें, साइकिल चला लें, दिन में एटलीस्ट कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करें। यंगर जनरेशन से मेरी बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने आईपैड्स को और स्क्रीन्स को छोड़ें, बाहर जाएं, ग्राउंड्स में खेलें, थोड़ा कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स खेलें, थोड़ा पसीना बहाएं, बहुत ज़रूरी है। एंड ये पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ अपने बच्चों को बाहर भेजें, दिन में एटलीस्ट 1 घंटा तो उनको बाहर भेजें। आज की यंगर जनरेशन को हम देख रहे हैं कि वो स्पोर्ट्स ज़्यादा नहीं खेल रही हैं, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स नहीं कर रही हैं एंड इट्स वेरी डिसहार्टनिंग। बस उम्मीद है कि मेरा मैसेज लोगों तक पहुँचे और भारत सरकार भी जो इनिशिएटिव ले रही है उसमें पार्टिसिपेट करें लोग। हिट न्यूज़ से जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विक्रांत मैसी, इनका साफ तौर पर कहना है कि फिट रहेंगे तो हिट रहेंगे, और यही कहना देश के प्रधानमंत्री का भी है, खेल मंत्री का भी है, और उन तमाम फिटनेस के प्रेमियों का है जो कि फिट इंडिया मुहिम से जुड़े हैं। कैमरामैन मोहन मुगट के साथ में सुशील कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। तो साइकिल चलाइए और फिट रहिए, और फिलहाल हमें यहीं अनुमति दीजिए। नमस्कार।